स्टूडेंट्स, आज हम किंगडम प्रोकैरियोटी का जो रिमेनिंग टॉपिक है उनको देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ने लगे हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कि बैक्टीरियल सेल कैसे अपना नंबर बढ़ाते हैं। इस मकसद के लिए बेटा जो मेथड यूज़ करते हैं बैक्टीरिया, उसको बाइनरी फिशन कहा जाता है। बाई मीन टू, बाइनरी फिशन मीन ब्रेक डाउन। तो यानी ये इस तरीके से अपने आप को दरमियान से डिवाइड करते हैं कि 1 से 2 सेल बन जाते हैं, यहाँ जैसे आपको नज़र आ रहा है। लेकिन उसके लिए वो पहले अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस बाइनरी फिशन के मेथड में ये एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ओनली वन मेंबर इज़ इन्वॉल्व। एंड इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले सेल जो है वो अपने साइज से इलोंगेट करता है, देन उसके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर वो भी अपने आप को पहले रेप्लिकेट कर लेता है, 2 में डिवाइड हो जाता है। सिंगल डीएनए क्रोमोसोम होता है इसके पास, तो वो उसकी कॉपी तैयार कर लेता है। जब दोनों न्यूक्लियोइड अलग हो चुके होते हैं तो फिर उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है और सेल वॉल अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करती है, ठीक है। और ये अंदर की तरफ ग्रो करना शुरू कर देती है और आहिस्ता फाइनली दे मीट विद वन अनदर, ऊपर और नीचे वाली आपस में मिल जाती हैं और एक सेल जो है वो दरमियान से 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है और बाद में ये बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ये 2 मुकम्मल फंक्शनल सेल्स हैं, पहले एक था और अब 2 बन गए हैं, साइज़ में स्मॉलर होते हैं, देन दे स्टार्ट ग्रोइंग। अब ये अपने आप को फिर दोबारा इनका साइज़ बड़ा होगा और एक टाइम इंटरवल के बाद ही अगेन दोनों सेल एबल होंगे कि ये डिवाइड कर सकें। जनरेशन टाइम अगर इनका देखा जाए कि एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाता है तो कितना टाइम लेता है, अबाउट 20 मिनट्स इनका जनरेशन टाइम होता है और हर 20 मिनट्स के बाद बैक्टीरिया है अगेन रेडी फॉर द रिप्रोडक्शन। बैक्टीरियल की ग्रोथ कर्व के हवाले से अगर हम देखें तो बैक्टीरियल की ग्रोथ के अंदर आपको यानी एक कॉलोनी के अंदर जिसमें आपने एक बहुत सारे बैक्टीरिया रखे हुए हैं तो उसके अंदर आपको 4 फेजेस नज़र आती हैं उनकी। सबसे पहली फ़ेज़ कहलाती है लैग फेज़, देन लॉग फेज़, स्टेशनरी फेज़ और डेथ फेज़। अगर हम इसको एक ग्राफ की शक्ल में शो करें और एक्स एक्सिस पे अगर आप टाइम लें इन मिनट्स और अलॉन्ग वाई एक्सिस आप नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया लें, 100 और मिलियंस जितने भी आप काउंट करना चाहते हैं और यहाँ पे आप टाइम को शो करें, तो स्टार्ट जब आप कॉलोनी स्टार्ट करते हैं और उसमें आपने बैक्टीरिया ग्रो करवाए हैं किसी प्लेट के अंदर या कहीं पे भी, तो वो सबसे पहले तो वो टाइम लेते हैं, उसमें उनका नंबर नहीं बढ़ता। यानी जितने आपने बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल यू हैव यूज्ड ओनली 100 बैक्टीरिया, अगर आपने 100 बैक्टीरिया डाले हैं तो कुछ टाइम के लिए वो अपने आप को रेडी करेंगे डिवीजन के लिए, यानी उनका साइज़ ग्रो करेगा, अपना मटीरियल न्यूक्लियर मटीरियल रेप्लिकेट करेंगे। तो वो फेज़ जिसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही होती, सिर्फ बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं फॉर डिवीजन, उस फेज़ को लैग फेज़ कहते हैं। दिस फेज़ इज़ कॉल्ड द फेज़ ऑफ नो ग्रोथ, ठीक है। इसमें प्रिपरेशन हो रही होती है कि नेक्स्ट जो है वो उन्होंने डिवाइड करना है। डिवीजन वो बाइनरी फिशन के ज़रिए ही करेंगे जो पीछे आपने देखा है। अब जब बैक्टीरिया अपने आप को सारे वो प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर सारे बैक्टीरिया इकट्ठा स्टार्ट करेंगे रिप्रोड्यूस करना, ठीक है। और इसमें बैक्टीरियल कॉलोनी के अंदर आपको तेज़ी से उनका नंबर बढ़ता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया, तो जैसे जैसे टाइम पास होता है इनका नंबर भी बढ़ता चला जाता है। और ये ग्रोथ जो बैक्टीरिया की होती है बेटा, ये एक्सपोनेंशियल है, यानी पावर से बढ़ता है। 4 हैं तो 4 की पावर आप 2 लेंगे तो 16 हो जाएगा, अगर 100 हैं तो 100 की पावर आप 2 लेंगे तो 10,000। ये इस तरह से इनका नंबर बढ़ता चला जाता है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, इस फेज़ को कहते हैं लॉग फेज़, फेज़ ऑफ रैपिड ग्रोथ कहलाती है। इसके बाद बेटा नए सेल्स बन रहे हैं मुसलसल, लेकिन साथ साथ जो सेल्स ओल्ड हो चुके हैं उनकी डेथ का प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। जितना टाइम ज़्यादा गुजर जाता है, फॉर एग्जांपल आवर्स में टाइम गुजर गया, कई घंटे गुजर गए, तो जो ओल्डर जो सबसे पहले बने थे सेल वो अब पुराने हो गए हैं, अब उन्होंने उनकी डेथ स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टेशनरी फेज़ वो फेज़ है जिसमें न्यू बनने वाले बैक्टीरिया और डेथ होने वाले बैक्टीरिया का नंबर बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको कर्व ऊपर जाता हुआ नज़र नहीं आता, बल्कि वो स्टेशनरी हो जाता है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। कर्व जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की शक्ल में आ जाता है। ये कहलाता है कि स्टेशनरी फेज़ है जिसके अंदर बर्थ रेट, बैक्टीरियल रेट ऑफ ग्रोथ जो है, रिप्रोडक्शन रेट, डेथ रेट जो है वो दोनों इक्वल हो चुके हैं। अब उसके बाद वाला जो फेज़ है, यानी आपने उस कॉलोनी के अंदर मज़ीद नए बैक्टीरिया नहीं डाले और सारे बैक्टीरिया डिवाइड कर चुके हैं और अब अपनी एज भी पूरी कर चुके हैं, तो अगला फ़ेज़ आ जाएगा जिसमें डेथ रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा और बर्थ रेट आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और आपका जो कर्व पहले ऊपर जा रहा था फिर स्टेशनरी हुआ, अब वो आपका कर्व डाउन, यानी नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे और फाइनली बैक्टीरिया बिल्कुल सारे के सारे आपकी कॉलोनी में उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये फेज़ जिसमें नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया डिक्रीज़ हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड डेथ फेज़।
तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के अंदर आपको 4 फेजेस नज़र आते हैं। लैग फेज, फेज ऑफ नो ग्रोथ, bacteria start preparing themselves for division. Then log phase, this is the period of rapid growth and reproduction in which the bacteria reproduce exponentially. Then after log phase, a stationary phase in which the birth rate and the death rate of bacteria is equal, and the death phase in which the death rate increases the birth rate and bacteria start dying. इसमें सारे मरना शुरू हो जाते हैं, तो ये आपका बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कहलाता है। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा समटाइम बैक्टीरिया सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, जिस मेथड के ज़रिए करते हैं उसको कॉन्जुगेशन कहा जाता है। बैक्टीरिया कॉलोनी के अंदर बेटा मेल फीमेल नहीं होते, बल्कि प्लस और माइनस स्ट्रेन कहा जाता है। प्लस स्ट्रेन उसको कहा जाता है जिसके अंदर प्लाज्मिड मौजूद हो, ये इनका अपना क्रोमोसोम है, दोनों के अंदर है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीस ऑफ डीएनए मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड, इसको प्लाज्मिड कहा जाता है। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास ये प्लाज्मिड नहीं होता, उनको माइनस स्ट्रेन कहते हैं। जिनके पास प्लाज्मिड है उनको प्लस स्ट्रेन कहा जाता है। अब समटाइम्स क्या होता है कि ये प्लस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया माइनस स्ट्रेन वाले के साथ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल करते हैं, दे कम क्लोज टू वन अनदर। इनके ऊपर ये आपको पिलाए नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड सेक्स पिलाए। ये अटैच हो जाता है एक दूसरे के साथ, और ये जो प्लाज्मिड था पहले रेप्लिकेट करेगा, अपनी कॉपी तैयार करेगा, और फिर अपनी एक कॉपी इस नेगेटिव स्ट्रेन वाले को जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा। देने वाला डोनर कहलाता है, लेने वाला रेसिपिएंट कहलाता है। तो डोनर बैक्टीरिया से रेसिपिएंट बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, और आपके पास जो है बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल कंप्लीट हो जाता है। अब ये क्यों करते हैं? ये मोस्टली जेनेटिक वेराइटी प्रोड्यूस करने के लिए, इसके अंदर बैक्टीरियल के जीनोम के अंदर जेनेटिक मेकअप का चेंज आ जाता है। जो चीज़ इसके पास पहले नहीं थी, कुछ नए जीन्स इसके पास इंट्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि इनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है। तो ये मेथड कहलाता है जिसमें प्लाज्मिड को ट्रांसफ़र किया जाता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया की तरफ। दिस इज़ कॉल्ड द कॉन्जुगेशन। रिप्रोडक्शन का टॉपिक हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड द कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके लिए हम देखेंगे कि बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेथड यूज़ होते हैं। तो इसमें हम फिज़िकल और केमिकल मेथड स्टडी करेंगे। सबसे पहले आ जाएं कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया के अंदर। क्यों ज़रूरी है बैक्टीरिया कंट्रोल करना? बेटा बैक्टीरिया आपके गिर्द बीमारियां फैला रहा है, उसके अलावा आपकी फ़ूड की स्पॉयलेज, आपकी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका इस्तेमाल है। तो इनको बेनिफिशियल बैक्टीरिया के साथ साथ जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, आपकी खुराक को ख़राब होने से बचाने के लिए, डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए बैक्टीरिया को ख़त्म करना ज़रूरी है। मुख्तलिफ मेथड काफ़ी पुरानी हिस्ट्री से इस्तेमाल होते चले आ रहे हैं टू कंट्रोल द बैक्टीरियल ग्रोथ। उसमें दो मेन मेथड हैं, एक है फिज़िकल मेथड और दूसरा कहलाता है यूजिंग ऑफ डिफरेंट केमिकल्स, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल मेथड। तो पहले हम अगर फिज़िकल मेथड के अंदर देखें, जिसमें हम कोई ना कोई फिज़िकल एजेंट इस्तेमाल करेंगे टू कंट्रोल द बैक्टीरिया। इसमें हम हीट इस्तेमाल कर सकते हैं, हीट ड्राई हीट भी हो सकती है और मॉइस्ट यानी वेपर्स की फॉर्म में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे गर्म पानी की स्टीम वगैरह। और ड्राई हीट है जैसे किसी चीज़ को जला के बर्नर्स के अंदर हम हीट दें और उस बैक्टीरिया को किल करें। मॉइस्ट हीट जो है 3 तरीक़ों से है कि आप बॉयल कर सकते हो उस चीज़ को जिसके अंदर आपको शक हो कि इसमें बैक्टीरिया हैं, उनको ख़त्म करना है। फिर ऑटोक्लेविंग कहा जाता है, हाई टेम्परेचर पे, जैसे प्रेशर कुकर में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे किसी चीज़ को गर्म करना ताकि उसके अंदर बैक्टीरिया, ये लैब्स में अक्सर प्रोसेस इस्तेमाल होता है चीज़ों को स्टेरलाइज करने के लिए। और थर्ड आ जाता है पैस्चराइजेशन के, इसमें लो हीट पे काफ़ी देर के लिए रखा जाता है और फिर उसके बाद इनको प्रिजर्व कर लिया जाता है। सेकंड मेथड फिल्ट्रेशन का है कि उसको छान लेना, इसमें एयर फिल्टर्स भी होते हैं और लिक्विड फिल्टर्स भी होते हैं, किसी भी तरीके से बैक्टीरियल कंटेंट को वहाँ से साफ़ करना। थर्ड वन आ जाता है रेडिएशन, यूज़ ऑफ रेडिएशन, डिफरेंट यूवी लाइट, गामा रेज हैं, ये आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं जो किसी भी फूड, पैक्ड फूड में से या किसी भी चीज़ में से जब पास होती हैं तो उसके अंदर बैक्टीरियल सेल्स को किल कर देती हैं। तो इन्हीं को हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले है कि फ़िज़िकल मेथड के अंदर कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कोई फ़िज़िकल एजेंट यूज़ कर रहे हों, जैसे टेम्परेचर है, जैसे कोई हीट है, तो ये चीज़ें फ़िज़िकल एजेंट्स कहलाती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं तो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड स्टेरलाइज करना, यानी हमने उस चीज़ को जरासीम से पाक कर दिया है। स्टेरलाइजेशन का प्रोसेस कहा जाता है इस प्रोसेस को। इसमें जितनी लाइफ की फॉर्म्स थी वो सारी की सारी, चाहे वो बैक्टीरिया, वायरसेस, कुछ भी हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड स्टेरलाइजेशन। इसमें आ जाएगा ड्राई एंड मॉइस्ट हीट आ जाता है। मैंने आपको बताया कि हाई टेम्परेचर पे बैक्टीरिया को जब रखा जाता है तो वो किल हो जाते हैं
और इसके लिए ड्राई और मॉइस्ट हीट दोनों इस्तेमाल होते हैं। ड्राई हीट तो सिंपल आग पे उसको जला देना है, इसके लिए इंसिनरेटर इस्तेमाल होते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर जो आलूदा कपड़े होते हैं, कंटामिनेटेड बेडशीट्स होती हैं या ऐसी चीज़ें जो दोबारा यूजेबल नहीं हैं, बड़े बड़े इंसिनरेटर्स भट्टियाँ होती हैं जिनके अंदर उनको डाल के बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय किया जाता है। मॉइस्ट हीट में आ जाए तो मॉइस्ट हीट के अंदर बेटा बॉइलिंग मैंने बताया, पास्चराइजेशन वगैरह बताया है। तो इसमें हीट जो है वो मॉइस्ट हीट के ज़रिए हम बैक्टीरियल प्रोटीन को जमा देते हैं, कोआगुलेट कर देते हैं और वो मर जाते हैं। ड्राई हीट में जो है वो ऑक्सीडेशन हो जाती है माइक्रोब्स की और वो ख़त्म हो जाते हैं। रेडिएशन आ जाए तो रेडिएशन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन 300 नैनोमीटर से कम फ्रीक्वेंसी की इस्तेमाल की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए। पैकेट कैंड फूड के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। ये जो आपकी डब्बा बंद खुराकें आती हैं, इनको प्रिजर्व करने के लिए अक्सर रेडिएशन का मेथड इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए गैमा रेज यूज़ की जाती हैं। फ़िल्ट्रेशन में आ जाएँ तो फ़िल्ट्रेशन आपको मैंने बताया है कि इसमें फ़िल्टर्स इस्तेमाल होते हैं। ऐसे फ़िल्टर इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे बैक्टीरिया नहीं गुजर सकते, यानी वो चीज़ें जिनको आप गर्म नहीं कर सकते, हीट सेंसिटिव होती हैं, उनको आप फ़िल्टर कर सकते हैं। जिसमें एंटीबायोटिक्स हैं, सीराज हैं, ब्लड रिलेटेड एंड हॉर्मोन्स वगैरह हैं। अगर इनको स्टेरलाइज करना है, जर्म फ्री बनाना है, तो फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है और मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो बैक्टीरिया को स्टॉप कर लेते हैं। पास्चराइजेशन हमने पढ़ा है। पास्चराइजेशन यूजुअली लिक्विड्स को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मिल्क है या फ्रूट जूसेस हैं। इनको लंबे अरसे तक महफूज रखने के लिए इनको लो हीट पे, माइल्ड हीट पे काफ़ी देर तक जो है वो बॉयल किया जाता है, ठीक है, 100 डिग्री से कम पे, तो ताकि उसके अंदर जितने बैक्टीरियल सेल्स हैं उनकी डेथ हो जाए। नेक्स्ट आ जाए बेटा, केमिकल मेथड है। इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि हम यूज़ ऑफ डिफरेंट केमिकल्स करेंगे बैक्टीरिया को मारने के लिए। जैसे आजकल हम कोरोना के ख़िलाफ़ आप अक्सर देखते हो कि टीवी पे एड्स आते हैं डिफरेंट केमिकल्स के हैं। बाथरूम क्लीनर्स हैं, टॉयलेट क्लीनर्स हैं और आपके होम को क्लीन करने के लिए डिसइंफेक्टेंट्स बताए जा रहे हैं, सोप्स बताए जा रहे हैं, एंटीबैक्टीरियल। तो ये सारे केमिकल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं बैक्टीरियल लाइफ को ख़त्म करने के लिए या माइक्रोब्स को या किसी भी तरह की लिविंग एजेंट्स जो सरफेसेस पे पाए जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो दो कैटेगरीज यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, तीन कैटेगरीज होती हैं। एंटीसेप्टिक्स हैं, ऐसे केमिकल्स जो लिविंग स्किन के ऊपर, लिविंग बॉडी के ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं। जैसे आप ज़ख़म लगता है तो उस पर डेटोल वगैरह लगाते हो, तो ऐसे केमिकल्स जो लिविंग सेल्स के ऊपर अप्लाई किए जाएँ ताकि उसको जर्म फ्री बनाया जाए, दीज आर कॉल्ड एंटीसेप्टिक्स। ठीक है, दे कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ऑन द सरफेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसमें डेटोल की एग्जांपल लिख सकते हो, लिक्विड की, या पायोडीन की लिख सकते हो, स्पिरिट लिख सकते हो। ये वो केमिकल्स हैं जो आपके ज़ख्मों को, जहाँ पे अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इन्फेक्शन का ख़तरा हो तो उसको साफ़ करते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स आ जाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को साफ़ करना, जैसे आपके घर के बर्तन हैं, आपके फ़र्श हैं, आपका घर का, जैसे हम टॉयलेट्स हैं। तो इन चीज़ों को साफ़ करने के लिए जो हम केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं उनको डिसइंफेक्टेंट्स कहते हैं, यानी ऐसे केमिकल्स जो माइक्रोबियल एजेंट्स को नॉन लिविंग सर्फेसिस पर से ख़त्म करते हैं। इसमें ज़्यादातर जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं वो फिनोल्स हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, पोटाशियम परमैंगनेट है, अल्कोहल्स और फॉर्मल्डिहाइड के केमिकल्स होते हैं। इन्हीं से ये सारे आपके बाथरूम क्लीनर वगैरह और ये बने होते हैं डिसइंफेक्टेंट्स, जिससे आप फ़र्श वगैरह साफ़ करते हो। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा, थर्ड कैटेगरी है केमिकल एजेंट्स के अंदर केमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स या एंटीबायोटिक्स, जो हम लिविंग बॉडी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। सरफेस पे हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स पे हो गया। अब लिविंग बॉडी के अंदर अगर इन्फेक्शन है, जैसे हमें बीमारियां लग जाती हैं, तो उन बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स, एंटी मीन विदाउट, बायोटिक्स मीन लाइफ, यानी अपने लाइफ को किल करना है। तो बैक्टीरियल लाइफ को किल करने के लिए जो केमिकल्स या मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं उनको एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। इसमें आपको सल्फोनामाइड्स मिलते हैं, टेट्रासाइक्लिन है, पेंसिलिन है, बहुत सारी इसके अलावा भी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो मौजूद हैं, इस वक्त इस्तेमाल हो रही हैं। बैक्टीरियल ग्रोथ को डिस्ट्रॉय करने के लिए या उनकी ग्रोथ को रिटार्ड करने के लिए ये केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। दो तरीके से बेटा ये बैक्टीरिया को कंट्रोल करती हैं एंटीबायोटिक्स, या तो ये माइक्रोबिसाइडल होती हैं, यानी बिल्कुल माइक्रोब्स को किल कर देती हैं। जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो बैक्टीरिया मर जाते हैं। दूसरा है बेटा कि ये उनकी ग्रोथ रेट को स्लो कर देती हैं। माइक्रोबी स्टैटिक का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। साइडल मीन किलिंग है, स्टैटिक मीन उनको स्लो डाउन कर देना, स्टॉप कर देना, कि उनकी ग्रोथ रुक जाएगी कहीं ना कहीं से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जब ग्रोथ नहीं करेंगे, डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो फिर नॉर्मली वो नेचुरली खुद ब खुद कुछ देर के बाद ख़त्म हो जाएंगे। अब ये
मोड ऑफ एक्शन अगर देखा जाए, कोई भी केमिकल या फिजिकल एजेंट है तो ये मेल फंक्शनिंग करते हैं, बैक्टीरिया के किस पार्ट को जाके डैमेज करते हैं, ये उनकी कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जो उनकी सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करते हैं, कुछ सेल मेम्ब्रेन पे इफेक्ट करते हैं, कुछ एंजाइम्स को जाके ब्रेक कर देते हैं और कुछ उनके डीएनए को तोड़ देते हैं, जिससे बैक्टीरिया की डेथ होना शुरू हो जाती है। अब आ जाएं, अगला टॉपिक है कि एंटीबायोटिक्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि ये ऐसी मेडिसिन्स हैं, ड्रग्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल द बैक्टीरिया, लेकिन अगर हम गलत इस्तेमाल कर लें तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो हम देख लेते हैं यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक मैंने आपको बताया है कि ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है लिविंग थिंग्स को किल करना, ख़त्म करना या उनके अगेंस्ट कोई चीज़ प्रिपेयर करना। तो ये केमोथेराप्यूटिकल यानी मेडिकल ड्रग्स हैं, केमिकल्स हैं ऐसे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जितनी एंटीबायोटिक्स दुनिया में मौजूद है उनमें से मोस्टली बेटा लिविंग थिंग्स सेल्स खुद बना रहे हैं, यानी बैक्टीरिया खुद ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जो इन्हीं को कंट्रोल करने में इस्तेमाल हो सकते हैं। कुछ फंजाई हैं, एक्टिनोमाइसीड्स हो गए, और कुछ और फंजाई हैं जो एंटीबायोटिक्स बनाते हैं और हम उनसे ये केमिकल एक्सट्रैक्ट करके बैक्टीरियल के ख़िलाफ़, ग्रोथ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। लैब में भी बनाई जा रही हैं, लेकिन उनको भी ग्रो करने के लिए हमें लिविंग सेल्स की ज़रूरत होती है। अब डिपेंड करता है कि कौन सी ड्रग, किस मेडिसिन। अब आपने एक बीमारी में एंटीबायोटिक खाई है, अगर दूसरी इन्फेक्शन हो जाती है, किसी और बंदे को वही सेम इन्फेक्शन होती है, तो आप ख़ुद उसको रिकमेंड नहीं कर सकते कि जी मैंने तो ये खाई थी, मुझे ठीक हो गई और आप भी यही ले लें, क्योंकि हर बंदे की जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट है। तो ये डिटर्मिन जो है वो डॉक्टर्स ही कर सकते हैं कि आपको कौन सी मेडिसिन सूट करेगी, कितने टाइम पीरियड के लिए है और कितने साइड इफ़ेक्ट्स इसके जो हैं वो उनसे बचा जा सकता है। अब आ जाएं, जब हम एंटीबायोटिक्स इतनी ज़्यादा प्रिपेयर हो रही हैं और दुनिया में यूज़ हो रही हैं तो ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रही हैं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रही हैं कि ये उन्हीं बैक्टीरिया के अंदर ड्रग रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रही हैं। जब हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर उसके ख़िलाफ़ मज़ामत पैदा हो जाती है, यानी फिर वो उस दवा से कंट्रोल नहीं होता, वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है इस वक्त मिसयूज़ है कि बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने से बैक्टीरियल सेल के अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो गई है। सेकंड, एंटीबायोटिक्स का अगर हम प्रॉपर वाइज यूज़ नहीं करेंगे तो आपके मेटाबॉलिज्म को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ये जाके इतने बुरे तरीके से मुतासिर करती हैं कि डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट, आपका पेंसिलिन का अगर हम गलत इस्तेमाल यानी बेजा इस्तेमाल करेंगे, बगैर डॉक्टर से पूछे करेंगे, बार बार इस्तेमाल करेंगे, तो ये एलर्जिक रिएक्शंस क्रिएट कर सकती हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन कैटेगरी से बिलोंग करने वाली जो एंटीबायोटिक्स हैं, इनका गलत इस्तेमाल आपकी ऑडिटरी नर्व को, यानी कान से मैसेज लेके जाने वाली नर्व को डैमेज करता है, जिससे डेफनेस, बहरापन कॉज हो सकता है। टेट्रासाइक्लिन है, ये ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जिनको ज़्यादा इस्तेमाल करने से दांत परमानेंट पीले हो जाते हैं, डिस्कलरेशन ऑफ टीथ हो जाती है। तो इसलिए हमेशा एंटीबायोटिक्स किसी न किसी फिजिशियन या डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करें, रेगुलर डोज इस्तेमाल करें और उतने ही टाइम पीरियड के लिए इस्तेमाल करें जितने टाइम के लिए डॉक्टर ने कहा है, उससे ज़्यादा या उससे कम इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट बेटा आपका टॉपिक जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया भी बिलोंग करते हैं प्रोकैरियोट्स से, ज़्यादा बैक्टीरिया थे, लेकिन ये कैटेगरी है जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया ये भी प्रोकैरियोट्स में शामिल है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि ये किस तरह के हैं। ये बेटा फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी ग्रीन इन कलर होते हैं, और इनको कोई लोग एल्गी में भी रखते थे, लेकिन बट दे बिलोंग टू प्रोकैरियोट्स, इनको प्रोकैरियोट्स में रखा जाता है और इसी के अंदर ही स्टडी किया जाता है। इनकी शेप अगर देखी जाए तो वैरायटी है, डिफरेंट है, स्पाइरल शेप के हैं, फिलामेंटस हैं, ठीक है, राउंड शेप के हो सकते हैं। डायमीटर देखा जाए तो 1 to 10 माइक्रोमीटर है। यूनिसेलुलर होते हैं, ज़्यादातर एक सेल होता पे मुश्तमिल ये ऑर्गेनिजम्स हैं, बट दे लिव इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज। ये लंबी लंबी चेन्स की फॉर्म में, फिलामेंट्स की फॉर्म में आपको अक्सर मिलते हैं पानी के अंदर, और ट्राइकोम्स कहलाती हैं इनकी चेन। जो लंबी चेन आपको नज़र आ रही है दैट इज़ कॉल्ड ट्राइकोम। तो इस शक्ल में ये नज़र आते हैं और इसके ऊपर थिक म्यूकस की लेयर चढ़ी हुई होती है। इनकी सेल वॉल अगर देखी जाए तो बैक्टीरिया की तरह इनकी ग्राम नेगेटिव सेल वॉल है। मज़ीद करेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो इनके पास ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन में फ्लैजिला नहीं है, तो पानी में ये गैस वेजिकल्स, इनके अंदर गैस बबल्स बनते हैं और उसकी मदद से ये सरफेस ऑफ वाटर पे फ्लोट करते हैं, ठीक है। कुछ फिलामेंट्स ऐसे भी हैं जो ग्लाइड यानी स्विमिंग करते हुए पानी में इधर से उधर मूव करते हैं।
नेक्स्ट हाई टू लो डायरेक्शन में ये ग्लाइड करते हैं। देन इनके पास फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट्स मौजूद हैं, क्लोरोफिल मौजूद है और फोटोसिस्टम 2 भी मौजूद है। यूकेरियोट से ये यहाँ पे रिजेंबल करते हैं कि इनका जो क्लोरोफिल है दैट रिजेंबल टू प्लांट्स। नेक्स्ट अगर देखें तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए ये वाटर का इस्तेमाल करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इनके पास अगर पिगमेंट्स देखें तो क्लोरोफिल ए के अलावा दे हैव फाइकोबाइलेंस एज एक्सेसरी पिगमेंट्स। इनके पास ये पिगमेंट्स मौजूद हैं और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं उसी तरीके से जैसे प्लांट्स में आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम रोल प्ले करते हैं। थाइलाकॉइड के अंदर बेटा ये पिगमेंट्स मौजूद होते हैं और थाइलाकॉइड यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट तो होता नहीं है, तो ये उसकी मेम्ब्रेन्स के साथ अटैच होते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स के साथ, और जिस जगह पे ये मौजूद होते हैं उन स्ट्रक्चर्स को फाइकोबाइलिसोम्स कहा जाता है। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड फाइकोबाइलिसोम्स। इसके अंदर जो पिगमेंट सबसे प्रोमिनेंट हमें नज़र आता है वो फाइकोसाइनिन कहलाता है, जिसको ब्लू कलर इनकी बॉडी को देता है, इसलिए ये ब्लू ग्रीन एल्गी कहलाते हैं। ये डोमिनेंट पिगमेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड इसके अलावा कैल्विन साइकिल के ज़रिए इनके अंदर जो है वो यूज़ होती है। रिज़र्व फूड मटेरियल अगर देखा जाए तो ये ग्लाइकोजन को अपने अंदर स्टोर करते हैं। रिप्रोडक्शन पे आ जाएँ तो ये बाइनरी फिशन के ज़रिए रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे बैक्टीरिया में आपने पढ़ा था 1 से 2 में डिवाइड हो जाना, और लंबा फिलामेंट है तो फिलामेंट जगह जगह से ब्रेक हो सकता है, और फ्रेगमेंटेशन कहते हैं कि टुकड़ों में टूट जाना। इसके अगर बॉडी में देखें तो आपको नॉर्मल सेल नज़र आते हैं, ये वेजिटेटिव सेल कहलाते हैं। देन हार्मोगोनिया, एक टुकड़ा जो पूरा आपको चेन छोटी सी नज़र आ रही है दैट इज़ हार्मोगोनिया। फिर स्वेलिंग, आपको ये मोटे मोटे सेल्स नज़र आते हैं इनकी चेन के अंदर, ये एकाइनिट्स कहलाते हैं। रेजिस्टेंट स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं कि अगर अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो बाकी सेल ख़त्म भी हो जाएं तो ये काइनिट्स सर्वाइव करते हैं और नेक्स्ट इसी में से पूरी चेन दोबारा ग्रो हो सकती है। फिर बेटा यहाँ पे हेट्रोसिस्ट नज़र आ रहे हैं, ये समझ लें कि ये ब्रेकिंग पॉइंट है, यहाँ से ये चेन 1 से 2 में टूट सकती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट साइनोबैक्टीरिया। छोटा सा टॉपिक था जो आपने याद करना है और चैप्टर आपका हो गया ख़त्म। अल्लाह हाफ़िज़।